अब देखिए, कल हम बात कर रहे थे जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग में हमने कल ये देखा कि भाई क्रिमिनल के जजमेंट को अगर आपको करना है तो क्रिमिनल लॉ की प्रोसीजर प्रोसीजर क्या, आपको बेसिक किस चीज का, भाई क्रिमिनल का पूरा बेसिक पता होना चाहिए। क्योंकि वो जब एग्जामिनर आपसे पूछता है तो ये तो बोलता नहीं कि भाई आपको इस सेक्शन पे जजमेंट लिखना है। वो आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता है और प्रॉब्लम रखने के बाद में आपसे जजमेंट करवाता है। सिविल में भी यही करता है कि वो आपके सामने प्रॉब्लम रखता है और प्रॉब्लम पे आपको जजमेंट करवाता है। अब भाई जैसे क्रिमिनल में एक बार आरजीएस में एक प्रॉब्लम पूछी। उन्होंने ये पूछा कि भाई चार व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। ठीक, इन चार व्यक्तियों ने मिल करके एक्स और वाई इनके सर पे बंदूक लगाई और इन्होंने ये कहा कि भाई आप हमारे साथ में चलो। ये छह व्यक्ति मिल करके एक ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं, नहीं, और उस ज्वेलरी शॉप से ये दोनों उसका ताला तोड़ते हैं। जो भी डिजिटल लोग थे उनको हटाते हैं और ये चार व्यक्ति वहां जो भी ज्वेलरी थी उसको लेकर के चले जाते हैं। क्या अपराध होता है? ठीक है। और ये ऑफेंस क्या हुआ? ऑफेंस क्या हुआ? कैसे डकैती कैसे हुई? हाँ, क्या जरूरी है डकैती के लिए? डकैती के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ये सर चोरी हुआ है ना। बिल्कुल, ये चोरी हो। डकैती लूट के लिए क्या जरूरी होती है कि जहां पर चोरी हुई है वहां कोई व्यक्ति मौजूद हो, उसे हर्ट किया हो, दैट कारित की हो, या उसे डिटेन किया हो, या इसका अटेम्प्ट करके किया हो। तो यहाँ तो कोई मौजूद था ही नहीं, तो चोरी। अब ध्यान रखना, ऐसे मामलों में एक्स और वाई डायरेक्टली कभी फ्री नहीं होते। पुलिस कभी भी फ्री नहीं करती। पुलिस किसको मुलजिम बनाएगी? इन छह को बनाएगी। किनको बनाएगी? छह को मिलकर के क्या करेगी? मुलजिम बनाएगी। अब कौन सी धारा हुई भाई? अगर हम आईपीसी की बात करें तो 380, 457 ओब्लिक 34 आईपीसी, है ना, कि सारों ने मिलकर के अपराध किया। आप जब एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो जो पुरानी है उसका तो 105, नहीं, और नई का 108। क्या कह रहा है? केवल एविडेंस एक्ट में आपसे पूछते हैं कि अक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ कब है? 105 या 108 बीएनएस बीएसए। कि भाई अक्यूज से ये पूछा कि भाई एक बात बताइए। अक्यूज कहता है कि साहब मेरा मामला एक्सेप्शन में आता है। मेरा मामला किस में आता है? एक्सेप्शन में आता है, तो उसे साबित करना होगा।
कि उसका मामला किस प्रकार से एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का एविडेंस कब देगा। अपन ने कल प्रोसीजर पढ़ी थी, एग्जामिनेशन अक्यूज के बाद, तो यानी ट्रायल तो उसे कंप्लीट करनी ही होगी। एक्सेप्शन का लाभ पुलिस नहीं देती, वह एक्सेप्शन का लाभ पुलिस नहीं। आगे बात समझ। अब तो कहने का मतलब बेसिकली हमें बेसिक लो यानी प्रोसीजर लो के साथ में सबस्टेंटिव लो का भी नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जजमेंट राइट, है ना। अब सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है जिस दिन आप जजमेंट सोल्व करोगे कि ये ज्वाइंट लायबिलिटी कब होती है, कि कब तो कॉमन इंटेंशन होता है। वह डेफिनेशन याद करना और उसको अप्लाई करने में बड़ा अंतर होता है। एक बात बताइए, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी और कॉमन इंटेंशन में क्या फर्क है। दोनों में मीटिंग्स ऑफ माइंड है कि नहीं। भाई मैंने और आपने प्रोग्राम बनाया कि हम लूट करेंगे, ठीक, हमने लूट नहीं की, क्या हुआ, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस हो गई कि भाई हमने ऑफेंस की क्या किया है, कंसेंट किए एक दूसरे को, मीटिंग ऑफ माइंड की है, तो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस। और लूट नहीं की तो क्या हो गया, हम दोनों शाम को गए लूट करके आ गए, तब अब क्या हुआ, लूट तो हो गई, लेकिन ज्वाइंट लायबिलिटी हमारी क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी में आएगी कि कॉमन इंटेंशन में आएगी। तो फिर हमारी मीटिंग्स ऑफ माइंड भी तो है, कंसेंट भी तो हमारी, भाई घर से तो हम कंसेंट करके गए थे ना, और वहां जाके हमने लूट कर ली। अगर हम लूट नहीं कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि साहब आप क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस से कर रहे हो, और अगर हमने लूट कर ली तो आप ये कह रहे हो कि साहब कॉमन इंटेंशन हो रहा है। तो कब कॉमन इंटेंशन होता है और कब, क्योंकि दोनों में ही क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो समझना बेटा, दो प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक। मैं इसलिए आपका माइंड खोल रहा हूँ। अब तक तो क्या है कि आप केवल डेफिनेशन में छिपे हुए हो, और अब जो पेपर आता है वो डेफिनेशन का नहीं आता। भाई जो पेपर आता है वो डेफिनेशन का नहीं आता। हरियाणा वाले तो आपको किताब दे देते हैं मेंस के अंदर, लो ये बेर एक्ट लो कर लो, है नहीं। अभी क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। एक चीज समझना, मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। मैं आपके घर के पास गया, पड़ोस में एक प्लॉट दिखा, ये प्लॉट मेरे को दिखा। मैंने आपसे पूछा कि ये प्लॉट किसका है, तो आपने कहा कि सर हमें तो पता नहीं किसका है, आज तक तो हमने किसी को देखा नहीं। वो कहा मैंने क्या, पापा ने ही नहीं देखा, क्या कोई आया ही नहीं, ये तो जब से पापा आए हैं तब से भी खाली पड़ा हुआ है, किसी ने हमने देखा है। तो फिर मैंने कहा इसको बेच देते, तो आपने कहा ठीक है सर बेच देते। अब बेचेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका फोर्ज डॉक्यूमेंट्स तैयार करूंगा। अब मैंने क्या किया, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और आपको दे दिए। आपने उस प्लॉट के आगे लिख दिया फॉर सेल और अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। एक्स व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया, ठीक, और आपसे पूछा, आपने वो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाए और प्लॉट को बेच दिया, है ना। केडी क्लास ले रहा हूँ बात।
है ना। अब आपने एक्स व्यक्ति को दिखाया और उसे बेच दिया और उससे आपने 10 लाख रुपए ले लिए। ठीक। पहली प्रॉब्लम में क्या थी कि हम दोनों ने ये कहा कि हम शाम को लूट करेंगे और हम लूट करने चलेंगे। ठीक। और आज हमने क्या प्रॉब्लम बनाई कि प्लॉट को बेचेंगे। मैंने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स किए, आपने एक्स को दिखाया और उसे बेच करके 10 लाख रुपए दिए। अब ये बात बताओ आप मेरे को, पहली प्रॉब्लम में क्या था, लूट कौन करने गया, लूट करने कौन गया। तो जहां मीटिंग्स ऑफ माइंड और दोनों पक्षकारों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, वहां होता है कॉमन इंटेंशन। हमने सुबह मीटिंग की कि शाम को हम क्या करेंगे, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका है। दूसरे वाले केस में मीटिंग्स ऑफ माइंड किसकी है। बेटा अभी समझो, ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं, आप इस चीज के लिए भी फिक्र रहो, जजमेंट राइटिंग, है ना। दूसरी वाली चीज में क्या है, हमारा क्या है, मीटिंग्स ऑफ माइंड। एक्टिव पार्टिसिपेशन किस है, किसका है, आपका एक्टिव, यानी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स से तो मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और उसको बेचने और चीटिंग करने में किसका है, और मीटिंग्स ऑफ माइंड किसकी है। आ गई बात समझ कि कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी में दोनों में मीटिंग्स ऑफ माइंड होता है। लेकिन जब दोनों या उसके मीटिंग्स ऑफ माइंड के जितने भी पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, अगर उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तब तो क्या लगता है, कॉमन इंटेंशन। मीटिंग्स ऑफ माइंड है लेकिन हर पार्टी का उस ऑफेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तब लगता है 120, यानी क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस। समझ गए दोनों में। बात है कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना पड़ता है ना। अब जैसे, अब हम, चलो वो जजमेंट करेंगे तब, अब हम आज बात कर रहे हैं सिविल जजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं कि भाई सिविल का जजमेंट हम कैसे लिखें। ठीक। सिविल का जजमेंट में सबसे पहले पहला जो कॉलम आता है, वो पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि पहला तो कि मेरा जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वाद का कारण उत्पन्न हुआ है, उसके लिए मैं किस कोर्ट में जा सकता हूँ। भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हो, देखो क्रिमिनल में, सिविल में, क्रिमिनल में आपको दिक्कत नहीं है। क्रिमिनल में क्या है, पीछे फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है क्या, यानी कौन ट्रायल करेगा, सेशन करेगा, फर्स्ट क्लास करेगा। आगे बात समझ। लेकिन सिविल में आपको पता करना होता है कि कौन सा कोर्ट करेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि सिविल मैटर्स क्या उनसे होते हैं जिनके लिए सिविल में जजमेंट होगा। सिविल मैटर्स किसे कहेंगे, या क्रिमिनल मैटर्स किसे कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, क्राइम और ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस किसे कहेंगे। बिल्कुल सही बात। देखो क्रिमिनल के अंतर्गत हमें देखना है कि कोई मामला क्रिमिनल में है या सिविल में। तो वहां दो चीजें देखी जाती, जैसे मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर हैकिंग है ना।
आईटी एक्ट में कंप्यूटर हैकिंग के लिए अगर हम कंपेंसेशन लेते हैं ना, तो ये प्रोविजन फंक्शन 47 में दे रखा है आईटी एक्ट में। और उसी कंप्यूटर हैकिंग के लिए अगर हम पनिश करवा रहे हैं तो उसके लिए प्रोविजन 66 में किया होगा। कंप्यूटर हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस, यानी किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या होती है। सिविल प्रोसीडिंग में होती है कि जहां पर भी राइट और ड्यूटी है वहां पर सिविल प्रोसीडिंग। जैसे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, यानी मेरा कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने का क्या था, ड्यूटी थी, और आपका क्या था, राइट था। नहीं किया तो क्या ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब आपका राइट अराइज हो गया किस चीज का लिए, कि या तो मेरे को कंपेंसेट करो या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। और जहां पर भी ऑफेंस और पनिशमेंट की बात करते हैं वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आगे बात समझ में, सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या फर्क है, कि जहां हम राइट और ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जैसे आईटी एक्ट में अनऑथराइज एक्सेस के लिए अगर हम कंपेंसेशन मांग रहे हैं तो ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जाते हैं, और अगर हम पनिश करवाना चाहते हैं तो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाते हैं। आगे बात समझ। तो ध्यान रखना, जहां पर भी ऑफेंस और पनिश है, किया पनिशमेंट का प्रोविजन है, वो तो होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और ये सिविल प्रोसीडिंग। आगे बात समझ। अब सिविल में सबसे पहली बात कर रहे हैं कि सिविल नेचर को ढूंढने के लिए क्या जरूरी है, राइट और ड्यूटी। फिर सिविल में एक चीज और कह रहा है, सेक्शन 9, क्या, सीपीसी, कि हर मामले को, सिविल नेचर को हम सिविल कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। जहां एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किसी चीज के लिए मना कर दिया वहां नहीं ले जा सकते। जैसे आपका रेंट का मामला है तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, स्पेशली मना किया हुआ है रेंट एक्ट में कि सिविल कोर्ट को इसका जुडिक्शन नहीं है। इसी प्रकार जैसे आईटी एक्ट के सेक्शन 47 में आप जा रहे हो कंपनसेशन लेने के लिए, तो वहां पर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, आप कहाँ जाओगे, उस ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जाओगे। अगर किसी को सर्विस की दिक्कत है, भाई मेरे को कम पीएफ किया, मेरे को ये किया, और मेरे को ये प्रमोशन नहीं किया, वो नहीं किया, मामला तो राइट और ड्यूटी का है, लेकिन जाओगे कहाँ आप, कैट और रेट में। सेंट्रल से है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और यहाँ जाओगे तो आगे बात समझ लो। तो जहां बार्ड कर रखा है वहां आप नहीं जा सकते, उसके अलावा ही आप क्या कर सकते हो, सिविल कोर्ट में जा सकते। आगे बात। दूसरा, अब आपका पहला क्वेश्चन तो कौन सा हो गया, कि ये सिविल कोर्ट में जाने लायक मामला है कि नहीं है। भाई प्रॉब्लम पढ़ोगे, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद डिसाइड करोगे कि सिविल कोर्ट में मामला जाने लायक है या नहीं। दूसरा, अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि कौन से कोर्ट में जाना है। तो क्रिमिनल के जो सिविल के कोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, भाई सबसे पहले आपका हाई कोर्ट हो गया, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तीसरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा, सीनियर सिविल।
और फिर अब अपने वो नहीं है, कौन सा, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। नीचे वाला सिविल जज, वो सीनियर जज, सिविल जज है। अब यहां पर जुडिक्शन दे रखा है, और अगर मामला 1 रुपये से लेकर कितने तक, 2 लाख तक का है, तो कहाँ जाओगे, सिविल जज के। दूसरा, अगर समझ गए, 2 लाख से नहीं, 2 लाख 1 रुपये से, 5 लाख आगे, और 5 लाख से 5 लाख 1 रुपये से अधिक के मैटर कहाँ जाएंगे। और अगर मामला 10 लाख रुपए से अधिक का है, कितने का, तो उसके, और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो इसके लिए कॉमर्शियल कोर्ट और खोल दीजिए। अगर 10 लाख रुपए से अधिक का कोई मैटर है और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो उनके लिए कॉमर्शियल कोर्ट और खोल दी गई है ना, हाई कोर्ट के पास में कॉमर्शियल कोर्ट है ना, तो उनके लिए कॉमर्शियल कोर्ट और खोल दी गई है। चलो ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया भाई, आपके साथ दिक्कत हुई कि कौन से कोर्ट में जाना है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है जो आपके सामने भाई, जुडिक्शन का है। भाई जुडिक्शन कौन से कोर्ट में जाएगा मामला। भाई आप कोर्ट में चले गए, आपने देखा कि जयपुर में तो 100 कोर्ट है, मेरा कौन सा कोर्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ दे रखा, सेक्शन 15 में क्या दे रखा है कि जहां को जो फैक्शन अराइज हुआ है वहां पर लाया जाए। जनरल रूल क्या है कि जहां को जो फैक्शन अराइज हुआ है। 16 क्या कह रहा है कि अगर मामला किससे संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो कि जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड। लेकिन एक बात समझना, मैं कार लेके जा रहा हूं और मैंने आपके घर की दीवार पे टक्कर मारी और आपका गेट तोड़ दिया, ठीक, आप मेरे खिलाफ किस चीज के लिए केस करोगे, किस चीज का। भाई आपकी जो प्रॉपर्टी को मैंने डैमेज किया उसके कंपेंसेशन के लिए करोगे कि नहीं करोगे। मामला किससे संबंधित है? लेकिन जो रिलीफ ले रहे हो वो प्रॉपर्टी से ले रहे हो क्या मेरे से पर्सनल ले रहे हो। आगे बात सुनो कि अगर मामला किससे संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, लेकिन जो रिलीफ लेनी है वह उससे हमें कैसे लेनी है, पर्सनल लेनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम उस जगह भी कर सकते हैं, सॉरी, जहां रेस्पोंडेंट रहता है, काम कारोबार करता है, या वर्क फॉर गेन यानी अभिलाभ के लिए काम करता है। कारोबार और अभिलाभ के लिए काम करने में क्या फर्क है। तो जो टिफिन लेके जाते हैं ना सुबह, दिल्ली अप डाउन, वो तो क्या हो गया, वर्क फॉर गेन।
कि मैं काम करने जा रहा हूँ, आगे बात समझ। और दूसरा अपना खुद का कर रहा है, चाहे मेरी चाय की दुकान है, ये मेरा बिजनेस है, कारोबार। और अगर मैं चाहे कहीं नौकरी करने जा रहा हूँ, चाहे कितनी बड़ी आईटी फर्म में कर रहा हूँ, तो भी क्या है, वर्क फॉर। अब आपको वो जगह पता चल गई कि भाई इस कोर्ट में यहां करना है। फिर फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका जो अराइज होता है कि भाई मैं कोर्ट में जा रहा हूं, उनसे कोर्ट में जा रहा हूं, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अराइज हुआ वो ये हो रहा है, जैसे क्रिमिनल में तो देखो जो कंप्लेंट की डेफिनेशन दे रखी है ना, उसमें ये कह रहा है कि कंप्लेंट आप ओरल और रिटर्न दोनों कर सकते है ना। लेकिन क्रिमिनल सिविल में आप जा रहे हो तो ओरल अगर आप जाके कोर्ट से कहोगे कि साहब मेरे साथ में ये कर दिया, तो कब बाहर निकलो भाई साहब, कोई एंटरटेनमेंट। तो वो कहा, आपको अगर क्रिमिनल में जाना है, सिविल कोर्ट में जाना है, तो आपको क्या लेके जाना होगा, प्लेंट लेकर के जाना होगा। क्या लेकर के जाना होगा, प्लेंट लेकर। अब आपके सामने एक नई मुसीबत आ गई कि भाई ये प्लेंट कैसे होता है, कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि जब आप जजमेंट राइटिंग लिखते हो ना, पहला पैराग्राफ प्लेंट का ही होता है। कि अगर आपको प्लेंट के कंटेंट्स पता है तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा होता है। अगर प्लेंट के कंटेंट्स पता नहीं है तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ भी पूरा नहीं, है ना। क्योंकि वही प्रोसीजर चलेगी किसकी, जैसे हमने क्रिमिनल की प्रोसीजर देखी थी, वही पूरी प्रोसीजर आपको सिविल के जजमेंट में डालनी होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि यार भाई मेरे को क्या करना है, प्लेंट तैयार करना है। ठीक, अब प्लेंट कैसे तैयार होगा, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा मामला सिविल कोर्ट में चलेगा, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सिविल कोर्ट में जाएगा। अब अगला पर्सन आपका ये पूछता है कि आप कोर्ट में जा रहे हो तो कैसे जाओगे, खाली हाथ तो आप जा नहीं सकते। क्योंकि सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो प्लेंट लेके जाओगे, प्लेंट के साथ एफिडेविट लगा के जाओगे, और प्लेंट 2 कॉपियों में लेकर के जाओगे। आगे बात, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने अराइज हुआ कि भाई मैं सिविल कोर्ट में जा रहा हूं, तो मेरे को क्या करना है, प्लेंट लेकर के जाना है। कि भाई मेरे को कहाँ जाना है, प्लेंट लेकर के जाना है। अब इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मैं सबसे पहले प्लेंट को कैसे तैयार करूं। तो प्लेंट कैसे तैयार होता है, इसके लिए दे रखा है ऑर्डर 6, 7, 1, 2, 3 और फिर 4। ये बड़ा उल्टा है, आगे बात समझ। क्योंकि प्लेंट में जब आप तैयार करोगे तो सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे, प्लेंटिफ के बारे में लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लेंटिफ कौन होगा, इसका जवाब कौन दे रहा है, एक दे रहा है कि नहीं। कि जब एक ही ट्रांजेक्शन से एक से अधिक रिलेटेड है तो वो प्लेंटिफ बन सकते हैं। तो प्लेंटिफ और उनकी डिटेल यानी सिंगल होगा कि एक से अधिक होगा, इसके बारे में आपको कौन बता रहा है। इसी प्रकार रेस्पोंडेंट किसे बनाएंगे हम, ये भी कौन बता रहा है, यही बता रहा है। फिर उसके बाद में
दो क्या बता रहा है कि भाई एक से अधिक इशू बन रहे हैं, तो हम क्या हर इशू के लिए अलग अलग वाद लाएंगे या एक साथ लेकर के आ सकते हैं? ये कौन बता रहा है? आपका ऑर्डर तो बता रहा है। जब प्लेंट कोर्ट में पेश हो रहा है, तो क्या इस प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट का ही कोर्ट में आना जरूरी है क्या? और प्लेंट पे साइन कौन करेगा? तो इन्होंने कहा कि या तो ये करेंगे, है ना, या फिर इनका ऑथराइज एजेंट कर। क्या करेगा? ऑथराइज एजेंट। ऑथराइज एजेंट कैसे अपॉइंट होता है? बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। कैसे अपॉइंट होता है? भाई अगर वो उसका कारोबार कर रहा है, तब तो उसका एजेंट हो सकता है, तो वो पहले अपॉइंट है। और दूसरा होता है अगर वो उसको कर रहे हैं तो बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। और साथ में इसको क्या आता है? इसलिए किसकी जरूरत होती है? प्लेडर की जरूरत होती है। और प्लेडर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इन रिटर्न। रिटर्न और साइन, यानी लिखित में और हस्ताक्षर के साथ में अपॉइंटमेंट होती है। आगे बात समझ? तो ये सरूके वो जो बनता है ना, क्या पार्टीज के ना स्टार्टिंग का, उसका फार्मूला कहां से आता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सारी बात समझ? क्योंकि यहां फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड परमानेंट इंजेक्शन। आता है कि नहीं आता है? तो हम सूट दोनों चीजों के लिए ला रहे हैं। किसके लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन दोनों के लिए। आ रही बात समझ में? ये हो गया कौन? प्लेडर का काम। समझ गए? फिर उसके बाद में आते हैं हम कहां पर? सॉरी, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई वो कर रहे हैं क्या? प्लेंट तैयार कर रहे हैं, तो प्लेंट कैसे तैयार करें? भाई प्लेंट तैयार कर रहे हैं तो प्लेंट का रूल क्या है? क्या प्रिंसिपल है अगर हम किसी प्लेंट को तैयार कर रहे हैं? तो देखो इसके दो प्रकार प्रिंसिपल होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक स्पेशल प्रिंसिपल, और दूसरे होते हैं कॉमन। कि सबसे पहले अगर आप प्लेंट तैयार कर रहे हो तो केवल फैक्ट्स की डिटेल दीजिए, लो नहीं है। दूसरा, फैक्ट्स की डिटेल दीजिए, एविडेंस देने की जरूरत नहीं। और जो भी फैक्ट्स बता रहे हैं, इन शॉर्ट, शॉर्ट में बताइए, न कि डिटेल में बताइए। आपको एक चीज मैं बताऊं, जो भी सिविल के अच्छे एडवोकेट होते, बड़े से बड़े केस की प्लेंट तैयार कर रहे होते ना, तो 2 पेज का प्लेंट तैयार करते। और बाकी जिनको नॉलेज नहीं होती, वो कहता है कि परफॉर्मा है क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये बातें और डाल दे। अच्छे से वो सिविल के वो होते हैं, 2 पेज से ज्यादा का, बड़े से बड़े का भी नहीं बनाते। नहीं। अब ये फिर उसके बाद में स्पेशल रूल्स क्या है? कि भाई जो भी प्लेंट तैयार होगा, उसमें अगर वर्ड्स और फिगर्स है, तो वर्ड्स और फिगर दोनों लिखी जाएगी। जहां पर भी फिगर है वह वर्ड में भी आएगी और डेट डाली जाएगी, है ना। और प्रत्येक जो भी बनेगा, इन पेराज में बनेगा। किस में बनेगा? पेराओं में बनेगा। और पेराओं को नंबरिंग किया जाएगा।
आगे बात समझ। ये प्लेंट के क्या हो गए, स्पेशल रूल्स हो गए, वो जनरल रूल्स हो गए, ये स्पेशल। अब प्लेंट में क्या क्या होगा, प्लेंट के कंटेंट्स क्या होंगे, ये ऑर्डर रूल 7 रूल फर्स्ट में दे रखा है कि भाई कोई भी प्लेंट तैयार होता है तो उसमें, तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई वो पार्टियों के नाम आ जाने चाहिए, वो पार्टियों के नाम आगे आगे कि नहीं आगे। ऑर्डर 7 रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि भाई पार्टियों में सबसे पहले कम उसके आ जाना चाहिए, प्लेंटिफ आ जाना चाहिए। रेस्पोंडेंट आइडेंटिफाइड है तो रेस्पोंडेंट, और जहां रेस्पोंडेंट आइडेंटिफाई नहीं है वहां पर, तो जिन जिन पे शक है सबका लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाएंगे, जवाब दे जाएंगे, तय हो जाएगा कि ये है कि नहीं। अब प्लेंट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लेंट में जो आता है, वो फर्स्ट, जैसे मान लो कोई रिकवरी सूट है, सबसे पहले क्या होता है, रिकवरी सूट। रिकवरी सूट में कोच ऑफ एक्शन से पहले वो ट्रांजेक्शन आता है जिसके कारण ये वाद लगा। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे खिलाफ आप 10,000 रुपए का रिकवरी सूट लेके आ रहे, तो सबसे पहले क्या बताओगे, सबसे पहले तो ये बताओगे, सेक्शन 9 पढ़ा है ना, एविडेंस एक्ट, कि उन व्यक्तियों का संबंध जिन्होंने सब व्यवहार किया है, रिलेशन। तो भाई सबसे पहले आप मेरे को ये बताओगे कोर्ट को कि भाई मैंने इसको 10,000 रुपए क्यों दिए। भाई आप मेरे खिलाफ 10,000 रुपए का रिकवरी सूट लेकर के आ रहे हो, तो सबसे पहले ये तो बताओगे कि 10,000 रुपए क्यों दिए। वो कहा साहब ये रोड पे खड़े हुए थे, परेशान से दिखे, मैंने पूछा क्या नाम है भाई, तो इन्होंने ये नाम बताया, मैंने उनको 10,000 रुपए दे दी। है पॉसिबल, है क्या पॉसिबल। तो भाई एक आदमी परेशान सा दिख रहा था, मैं उसके पास गया, नाम पूछा, पता पूछा, तो इन्होंने अपना नाम और पता ये बताया। फिर मैंने पूछा परेशान क्यों हो रहे हो, उसने कहा पैसों की जरूरत है। फिर मैंने उसे 10,000 रुपए दिए। है पॉसिबल। कब पॉसिबल है, कि जब हम एक दूसरे के नोन हैं, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में ये बताना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन में हम एक दूसरे के साथ आए क्यों। आगे बात समझ में। तो हमने क्या किया, सम व्यवहार किया। आई बात समझ है, ट्रांजैक्शन किया, सम व्यवहार किया। क्यों कि भाई साहब ये मेरे पूर्व के जानकार थे, परिचित थे, पड़ोसी थे, कलीग थे, जो भी थे, इसलिए मैं इनके यहाँ पे गया और मैंने, हम एक दूसरे को जानते थे। एक दिन ये मेरे को मिले और अपनी दिक्कत बताई कि साहब मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है, जो भी प्रॉब्लम है, और उसके आधार पर मेरे से पैसों की मांग की। तो और पैसे कहा कि 1 महीने में मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, और मैंने इनको 10,000 रुपए दे दिए। सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन आता है किसमें, प्लेंट में, कि ट्रांजेक्शन क्यों हुआ। दूसरा कोजो फैक्शन, दूसरा कोजो फैक्शन। आगे बात समझ। कोजो फैक्शन क्या, कोजो फैक्शन क्या, कि जब तक आप पैसे नहीं मांग रहे सब शांति को। आपने पैसे मांगे, मैंने 1-2 बार कहा कि 2 दिन का, 2 दिन का, लास्ट में एक दिन आपने सुबह सुबह कहा क्या क्या सुबह सुबह उठ करके आ जाते हो पैसे मांगने, नहीं है पैसे जा। आगे बात समझ। तो कोजो फैक्शन अराइज कब हुआ, जब आपने पैसे मांगे और मैंने मना कर दिया। आगे बात समझ। फिर देखो आप सीपीसी पढ़ते हो, तो सेक्शन ऑर्डर 24 क्या कहता है, कि अगर आप कोर्ट में लेकर के वाद आ रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना आपकी गलती नहीं होनी चाहिए।
जबरदस्ती वाद मत लेकर के आना। अगर सामने वाला पैसे देने के लिए तैयार है फिर भी आप वाद ला रहे हो तो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। इसलिए आप जब प्रिंट तैयार करते हो तो उसमें लिखते हो कि साहब मैंने इसे बार बार कहा था, इसलिए इसने पैसे नहीं दिए और मैं मजबूर हो गया, इसलिए मैं इनके खिलाफ केस कर रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट किस चीज का आता है? कोज ऑफ एक्शन। पहला ट्रांजैक्शन। आगे बात समझ। फिर तीसरा पॉइंट किस चीज का आएगा? जो अभी आपने पढ़ा है कि कोर्ट को जुडिक्शन, कोर्ट को जुडिक्शन। चौथा पॉइंट किस चीज का आएगा? लिमिटेशन का। क्या हमने कोर्ट में जो मामला पेश किया है वो लिमिटेशन। पांचवा कि कोर्ट तो आपने खोली नहीं तो पैसे भी आपको, यानी कोर्ट आपने खोली नहीं है तो कोर्ट आपकी प्रोसीडिंग बिना पैसों के तो करना नहीं। तो कोर्ट की सूट की वैल्यूएशन और साथ में कोर्ट की फीस। ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ा है ना, अगर वैल्यूएशन कम की है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फीस कम दी है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बस। और फिर पांचवा पॉइंट आता है आपका किसका? रिलीफ का। पांचवा पॉइंट किस चीज का आता है? अब आपको क्या चाहिए? हवाई जहाज चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी कोर्ट से चाहिए या मांग। आगे बात समझ। एक से अधिक रिलीफ मांग रहे हो तो मांग लो। कई बार होता है अल्टरनेटिव रिलीफ भी होती है। कहाँ है अल्टरनेटिव रिलीफ का प्रोविजन? एसआर एक्ट पढ़ा है, सेक्शन 21 पढ़ा है। क्या आपने मांगा? क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और कोर्ट को लगता है कि नहीं कंपेंसेशन दिलाना चाहिए, या कोर्ट को लगता है कि नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ भी क्या करना चाहिए? तो जब तक, और एक चीज ध्यान रखना, मांगोगे नहीं तो कोर्ट देगा नहीं। इसलिए लास्ट में और लिख देते हैं कि जैसा कोर्ट को ठीक लगे वो भी आप हमारे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ। अब ये क्या हो गई? रिलीफ हो गई। रिलीफ के बाद में यहां पर होते हैं किसके? सिग्नेचर, साइन। यहाँ क्या होते हैं? सिग्नेचर। कौन सिग्नेचर करेगा? कौन करेगा? प्लेंट पे साइन या तो ऑथराइज एजेंट या प्लेंटिफ करेगा। समझ गए? फिर होती है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है? जैसे आप फॉर्म भरते हो तो नीचे आता नहीं क्या कि मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी क्या है, सही। अरे बात समझ। ये अब डिक्लेरेशन के अंतर्गत फिर डिक्लेरेशन क्या होता है? साइंड होता है। हम आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज को? हमने जो प्लेन तैयार किया उसके पेराओं को कि 1 2 3 4, कि 1 2 मेरे नॉलेज पे, बाकी फिर एडवाइस पे, है ना? मैं सही मानता हूँ। फिर यहां पर उसके साइन होते हैं डिक्लेरेशन के नीचे। और फिर जहां डिक्लेरेशन पे साइन हो जाते हैं उसके बाद में यहां पर प्लीडर के हस्ताक्षर होते हैं। प्लीडर के सिग्नेचर कहाँ होते हैं? यहां पर। आगे बात समझ। इसी के साथ एक एफिडेविट अटैच किया जाता है। तो प्लेंट में स्पेशली पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन, और उसके बाद में 3 लीगल इशू। पहला जुडिक्शन का, दूसरा लिमिटेशन का,
तीसरा सूट की वैल्यूएशन और कोर्ट फीस। आगे बात समझ। तो ये हो गया प्लेंट। आपका जो जजमेंट लिखेंगे उस जजमेंट का फर्स्ट पैरा यही है। लिखते हैं ना कि शॉर्ट में इस केस के फैक्ट इस प्रकार है, उसमें ये सारी बातें आती हैं। फर्स्ट पैरा। एक बात बताओ, क्रिमिनल ट्रायल कहां से शुरू होती है? क्रिमिनल ट्रायल कहां से शुरू होती है? चार्ज फ्रेम होने से। और सिविल ट्रायल? रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में पेश हो जाते हैं उसके बाद, यानी रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में पेश होने के पश्चात क्या होता है? एक और, ठीक है। अब जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसका प्रोविजन कहां दे रखा है? भाई सब ये हो गया प्लेंट, तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब आप क्या करोगे? कोर्ट में पेश करोगे। ठीक। किसको पेश करोगे? कहां दे रखा है? या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को करोगे या कोर्ट के द्वारा ऑथराइज ऑफिसर को करो या पेश करोगे। आगे जैसे मान लो डीजे कोर्ट में कर रहे हो तो वो मुंसिफ के यहाँ एक अलग शाखा बना रखी है, वहां पे पेश होता है। और बाकी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर रहे हो तो आप सीधा पेश करते हो। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कोर्ट में अगर कोई मामला आ गया, आपने प्लेंट पेश कर दिया, मजिस्ट्रेट क्या करेगा उसका? बेटा तीन काम करता है। सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 9। ऑर्डर 7 किसको एक्सेप्ट करके रजिस्टर्ड कर लेगा। आगे बात समझ। दूसरा ऑर्डर 7 रूल 10 ये देखेगा कि जुडिक्शन नहीं है तो रिटर्न कर। रिटर्न कब कर सकता है? भाई उसको लगता है कि मेरा जुडिक्शन नहीं बनता है तो वापस कर दे। कौन से स्टेज पे? जजमेंट से पहले कभी भी वापस कर सकते। या ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या करेगा? रिजेक्शन। किन ग्राउंड पे? पहला चीज तो बार्ड बाय लॉ है कि भाई जिस चीज के लिए आप वाद ला ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए सपोज करो बार्ड बाय लॉ कौन सा होगा? बिल्कुल। उसके अलावा सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप मेरे को 10,000 रुपए का अफीम दो और मैंने आपको 10,000 रुपए दे दी। अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर रहे हो कि साहब इससे अफीम दिलाओ। इसने वादा किया था अफीम लाने का, तो क्या इस पे हो सकता है? तो बार्ड बाय। आगे बात समझ। दूसरा, कोर्ट को लगता है कि कोज ऑफ एक्शन ही राइज नहीं हो रहा। भाई कोज ऑफ एक्शन, देखो एक चीज समझना, एक होता है लीगल राइट। कई बार हमें ये लगता है कि मोरलिटी के हिसाब से तो वो गलत है, लेकिन वो लीगली सही होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो आपने मेरे को ये कहा कि सर
हमारे घर पे खाना खाने आना। मैंने कहा ठीक है। अब आपने अपने हिसाब से पूरा अरेंजमेंट किया, पैसे खर्च किए, दोस्तों को भी बुला लिया, सारा काम कर लिया, 10-20 हजार रुपये खर्च कर लिए। मैं नहीं आया। अब कि सर आपकी वजह से मेरे को इतना नुकसान हो गया, अगर आप हाँ नहीं भरते तो मेरा इतना खर्चा नहीं होता। अब नैतिक रूप से तो मैं क्या हूं, गलत हूं कि भाई मेरे को जाना चाहिए था अगर मैंने हाँ भर ली थी तो। लेकिन लीगली आगे बात समझ कि जहां पर कई बार लगता है कि नैतिक रूप से तो क्या है, गलत है, लेकिन लीगली क्या होता है, सही। जैसे मैं आपको बताऊं, आईपीसी की बात करें हम, आईपीसी में एक है किडनैपिंग। किडनैपिंग किस वर्ड से बनी है, किड, यानी बच्चों को उठा के ले जाना। किडनैपिंग किससे बनी है, किड वर्ड से बनी है। एक मैं सत्य घटना बता रहा हूं आपको। उस घटना में क्या था कि एक टीचर थी, तो सिंगल वुमन थी, अकेली महिला थी। तो टीचर की जब छुट्टियां हुई तो उसने तय किया कि भाई मैं इस बार गांव जाऊं। वो गांव चली गई, गांव में रहने लग गई। उसने देखा कि उसके जो पड़ोस का घर है, उस घर में एक महिला और पुरुष रहते हैं और एक छोटी बच्ची के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं, क्रूर, बच्ची के साथ मारपीट करते हैं, उसे स्कूल भी नहीं भेजते हैं और सारा दिन काम करवाते हैं। तो पति पत्नी दोनों मजदूरी करने जाते हैं, तो 10-11 बजे बच्ची फ्री हो जाती है, तो महिला उसे बुला लिया अपने पास और बातचीत करना शुरू किया। तो पता चला कि भाई वो जो पुरुष था उसकी बहन की बेटी थी, और उसकी बहन और उसका बहनोई दोनों क्या हो गए, एक्सीडेंट में, इसलिए ये बच्ची इनके पास में रह रही। धीरे धीरे बच्ची के साथ दोस्ती हो गई। अब छुट्टियां खत्म हो गई, तो उसने बच्ची से बोला कि बेटा एक काम कर, ये सब तेरे को परेशान करे, अपना सामान पैक कर, कल तू मेरे साथ निकल जा। दूसरे दिन बच्ची ने अपना सामान पैक किया, वो महिला लेकर के उसको सिटी में आ गई। आने के बाद में उसे अच्छे कपड़े दिला, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला, अच्छा खाना पीना किया। महिला ने क्या अपराध किया, आगे बात समझ। अब आप नैतिकता से देखिए, मोरलिटी की दृष्टि से देखिए, तो महिला ने काम कैसे किया, तो महिला का काम सही था या गलत था। अगर हम नैतिकता से देखें तो कि भाई उसने काम कैसे किया, बिल्कुल सही किया। कि भाई एक बच्ची जो अत्याचार हो रहा है उसको अपने साथ ला रही है, एजुकेटेड कर रही है, उसे अच्छा रहने को दे रही है, अच्छा खाने को दे रही है, सारे काम बढ़िया कर रही है, लेकिन लीगल। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो हमेशा मोरलिटी के हिसाब से सही है, वो चीज लीगली भी सही हो। भाई लॉ और मोरलिटी दोनों चीजें अलग अलग। कई बार क्या होता है कि कोज ऑफ एक्शन या राइज नहीं हुआ हो, फिर तीसरा, चौथा, थर्ड, जहां आपने सूट की वैल्यूएशन कम की है भाई, सूट की वैल्यूएशन कम की है, तो सूट की वैल्यूएशन कम करने के बाद कोर्ट आपको पीरियड देता है 7 दिन का, कि भाई आप 7 दिन में वैल्यूएशन ठीक करो। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। वैल्यूएशन ठीक कर ली, फीस कम दी है, तो वो 7 दिन का टाइम देगा, नहीं तो फिर आपने प्लेंट को 2 कॉपियों में पेश नहीं किया, या प्लेंट जिस दिन एडमिट हो गया उसके 30 दिन में क्या जारी होता है, अक्यूज को समन इशू होता है। तो इसलिए आपको 7 डेज में जितने अक्यूज होते हैं उतनी कॉपी और
फीस किसकी जमा करानी होती है, नहीं कराई है तो कोर्ट रिजेक्ट करते हैं। आगे बात समझ में, तो 3 चीजें होती है। अब यानी आपका प्लेंट कहाँ गया, कोर्ट में आ गया। कोर्ट में आने के बाद सब कुछ सही है तो कोर्ट क्या करता है, उसको रजिस्टर्ड कर लेता है। रजिस्टर्ड करने के बाद नंबरिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर आ गया क्या 11 रजिस्टर में। अब क्या चल रही है, दिस इज योर केस नंबर। सिविल कोर्ट का जो रजिस्टर है उसमें आपका जो नंबर आ गया वो ओब्लिक में यार, ये क्या होता है आपका केस नंबर। क्रिमिनल में भी यही होता है। आगे बस एफआईआर रजिस्टर्ड कराने जाओगे तो भी यही आ गया। अब आने के बाद में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट की ड्यूटी क्या है, 30 दिन में समन करना। किस दिन से, जिस दिन कोर्ट में क्या गया प्लेंट पेश हो गया उसके कितने दिन में। और की प्लेंटिफ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 दिन के भीतर वो क्या करे, जितने भी अक्यूज वो है रेस्पोंडेंट उतनी कॉपी और फीस जमा कराए। ये 7 डेज 30 डेज में इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, तो ध्यान रखना है 7 डेज 30 डेज में अब सम्मन की सर्विस। कल इससे आगे देखें, है ना।